हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। देखिए, आज हम एक नया सीरीज लेकर आ रहे हैं यहीं पर क्लास 8 की एनसीईआरटी। कल ही मैंने अनाउंस कर दिया था कि क्लास 8 की एनसीईआरटी साइंस में लेकर आऊँगा। इससे पहले मैं ज्योग्राफी लेकर आ रहा था, वो कंटिन्यू ही रहेगा। एक दिन साइंस चलेगा, एक दिन ज्योग्राफी चलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी में हम थर्ड चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं। इसके बाद मैपिंग का होगा, उसमें थोड़ा सा जो वक्त लग जाए, उसके बाद वक्त नहीं लगेगा क्योंकि फिर फैक्चुअल टॉपिक्स आ जाते हैं। तो आज हम साइंस का लेंगे क्लास। आज हम साइंस का बताएंगे आप लोगों को। क्लास 8 की साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो भारत में आप, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन उनके लिए भी जो क्लास 8 में पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। आज हम आपको काफ़ी डिटेल से, काफ़ी अच्छे से समझाएंगे कि क्या है चीज़ें। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमारे इस चैनल पर जो विद्यार्थी यहाँ पर AAO का एग्ज़ाम दिए हैं, बीपीएससी का, उसको अगर सटीक आंसर चाहिए तो हमारे चैनल पर जाइए, जीएस सिंपलर पर। वहाँ पर सेक्शन वाइज, जैसे हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, सबके सब आपको सेक्शन वाइज वहाँ पर आंसर्स मिल जाएंगे। उस पर हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस का भी प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग जाकर आंसर्स देखिए। ज्योग्राफी की हिंदी में भी हमारे चैनल पर आ रहा है, आप वहाँ पर जाकर देखिए उसको। काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, आपको काफ़ी समझ में आएगा, काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होंगी। आप वहाँ पर जाइए और देख सकते हैं। आप हमारे चैनल जीएस सिंपलर पर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पर्याप्त पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ाते हैं वो सब आपको वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है इसमें क्या, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये क्रॉप क्या होता है। ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है और इसका मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं क्रॉप को क्यों हमें उगाना चाहिए, क्यों क्रॉप का प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, हम लोग जो ह्यूमन होते हैं, प्लांट होता है, प्लांट को तो कोई क्रॉप का जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से। आप लोग पढ़े होंगे C6H12O6, मालूम होगा ये ग्लूकोज बनाते हैं। तो प्लांट तो ये काम खुद कर लेते हैं, लेकिन हम ह्यूमन, हम अपने से खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एनिमल भी जो है वो अपने से खाना नहीं बना सकते हैं। हम लोग किसी दूसरे प्लांट पर निर्भर होते हैं। तो हमारे बॉडी को फॉर द डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल देखना, सुनना, बोलना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, इन सभी चीज के लिए हमें किस चीजों की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा हमें, फूड, जो हम फूड इनटेक करते हैं। एंड फूड कहां से आएगा, जब हम क्रॉप्स लगाएंगे। तो भाई ये क्रॉप्स है फिर क्या, है ना। देखिए, क्रॉप्स का सीधा सा मतलब है, यदि आप एक बहुत बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के प्लांट लगाते हैं। आप लोग गेहूं का प्लांट देखे होंगे, आप लोग चावल का प्लांट देखे होंगे, है ना, चावल का प्लांट, गेहूं का प्लांट। तो जब एक बहुत बड़े भूभाग पर सिर्फ चावल ही चावल लगा देते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, क्रॉप्स बोला जाता है। जब बहुत बड़े भूभाग पर क्या करते हैं, हम गेहूं लगा देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। तो फिर इसका प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन होगा। जब हम क्रॉप्स लगाएंगे तो प्रोडक्शन होगा। आप लोग देखते होंगे गांव में या ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह क्या होता है कि पहले धान लगाया जाता है, उसे वो पक जाता है, यानी कि ब्राउन गोल्डन कलर का हो जाता है। उसके बाद उसे काटते हैं, काट कर लाकर डंगाते हैं, उससे छोटा छोटा धान निकलता है। धान से फिर चावल बनाते हैं, चावल से फिर भात बनाते हैं और खा जाते हैं और फिर मस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन जरूरी है। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, मान कोई भी चीज, मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, जब कोई चीजों की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगे, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन होने लगे, तो उसका मिसयूज भी तो हो सकता है ना। ठीक है, कोई आदमी उसको सिर्फ यूं, बहुत ज्यादा उसके घर में है तो क्या करता है, बनाया, बच गया, फेंक दिया, मिसयूज हो रहा है। तो उसका मैनेजमेंट भी जरूरी है कि मैनेज करना है, उतने बड़े प्रोडक्शंस को मैनेज करना है। तो ये सब चीज हो कैसे,
इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए हम यहाँ पर चीज़ों को हाईलाइट भी कर दिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छी चीज़ें यहाँ पर समझ में आए। सबसे पहला टॉपिक है इसका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? देखिए, एग्रीकल्चर यानी खेती करने के दौरान हम जितने भी चीज करते हैं वो सबको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। क्या क्या चीज करते हैं खेती करने के दौरान? हम आप देखे होंगे सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होता है, खेत को क्या किया जाता है? जोता जाता है। ठीक है, खेत को जोता जाता है, उस पर धान लगाया जाता है या कोई क्रॉप्स लगाया जाता है, कोई प्लांट लगाया जाता है। फिर बीच बीच में आकर किसान वो वीड्स वगैरह उखाड़ते हैं, फिर उसमें खाद भी बुना जाता है ना, खाद दिया जाता है। ये सभी प्रैक्टिसेस क्या है? उसे कट किया जाता है, काटा जाता है। ये सभी प्रैक्टिसेस क्या है? इसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, अगर आसान भाषा में आप समझते हैं तो। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का क्या डेफिनेशन देंगे? ऑल दोज प्रैक्टिसेस दैट आर डूइंग ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर, दिस इज नॉन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर के दौरान जितने भी काम हम करते हैं वो सभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं। अब आपका एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक यहां पर दिया हुआ है, एग्रीकल्चर कब आया एग्जिस्टेंस में। देखिए 10,000 BCE तक। 10,000 BCE का क्या मतलब है? जीसस का जब जन्म होता है, जीसस का जन्म को क्या बोला जाता है? 0 AD। ठीक है, तो ये 0 AD से 10,000 साल पहले, यानी 0 AD से अभी कितना हजार साल पहले आ गए हम लोग? 2,000 साल आगे आ गए हैं, है ना। 2019, 2020, 21, 22, हम लोग अभी 2022 में हैं। ठीक है, तो 2022 साल आगे आ गए हैं हम लोग। ठीक है, 0 AD पर थे, यहां से 2022 साल और यहां से 10,000, यानी कि आज से लमसम 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले लोग सिर्फ घूमा करते थे ना। अच्छा होता होगा जिंदगी, घूम रहे हैं, ना कोई टेंशन है, ना नौकरी है, ना पढ़ाई है, कुछ नहीं है, सिर्फ घूम रहे हैं, सिर्फ घुमा करते थे। क्यों घूमते थे भाई? उसका भी तो कोई ना कोई पर्पज होगा। हम मानव स्वार्थी होते हैं और अगर घूम रहे हैं तो कुछ ना कुछ पर्पज जरूर होगा, समझे? क्या पर्पज होगा? घूम रहे हैं तो पर्पज ये था कि भोजन कहां से मिले, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर ही नहीं थी, क्रॉप्स के बारे में जानते ही नहीं थे ये लोग, तो भोजन के लिए वो घूमते थे। कहीं से भोजन मिल जाए, कभी जानवर को मार के खा जाते थे, कभी पेड़ पौधा को खाते थे, कभी कंदमूल जो होता था यानी कि फल जो होता था वो देखे वो खा गए, फिर उस जगह का फल खत्म हुआ, फिर वहां से वो कहीं और चले गए, फिर वहां का फल वगैरह खाने लगे, फिर उस जगह पर आया, फिर वो वहां पर आ गए। इस प्रकार से ये लोग करते थे। इसको बोलते हैं नोमैडिक लाइफ जीना। नोमैडिक लाइफ मतलब आप लोग जानते हैं, नोमैडिक मतलब घुमंतु लाइफ, इधर से उधर घूम रहे हैं सिर्फ। जैसे आजकल के लौंडे घूमते रहते हैं इधर से उधर, है ना, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, सिर्फ घूमते हैं। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे 10,000 साल के बाद, आज से 10,000 साल के बाद एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आ गया, यानी कि लोग अब क्रॉप्स को उगाना जान गए। जैसे कि क्या सबसे पहले यहां पर उगाया गया था, क्या प्रोड्यूस किया गया था? यहां पर व्हीट, राइस, बार्ले, ये सब। तो ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का थोड़ा सा हिस्ट्री है कि आज से 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर नहीं थी, 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर आया हमारे देश में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, हम जो बताएं, सबसे पहली बात जानना है, कोई भी चीज आप पढ़िए, सबसे पहला बात जानिए वो है क्या? क्रॉप। क्या है क्रॉप? अगर हम क्रॉप बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जब भी हम क्रॉप बोले आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, खेत देख लो भैया, हरा हरा एकदम उगा हुआ, उस पर धान लहलाता हुआ, है ना, लहलाते हुए सरसों, लहलाते हुए आपके यहाँ पर हो गए गेहूं, ये सब क्या है? जैसे ही हम क्रॉप्स बोले आपके दिमाग में यही फिगर छप जाना चाहिए। हो गया क्रॉप्स खत्म। तो क्रॉप्स का डेफिनेशन क्या है? एग्जाम में तो यही नहीं ना लिखेंगे कि लहलाता हुआ खेत को क्रॉप्स कहते हैं, अरे भैया नंबर ही नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन क्या है देखिए, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called crop। जो हमारे हिंदी मीडियम के भैया हैं ये वो भी इसको समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी इंग्लिश में। साइंस में कौन सी हिंदी इंग्लिश, कोई हिंदी इंग्लिश नहीं, सीधी सी बात बोला जा रहा है। जब एक ही प्रकार का प्लांट, जैसे गेहूं है तो सिर्फ गेहूं, धान है तो सिर्फ धान, सरसों है तो सिर्फ सरसों, गोभी है तो सिर्फ गोभी, आलू है तो सिर्फ आलू, ये जब एक बड़े भूभाग पर लार्ज स्केल पर इसको लगा देते हैं ना, तो
इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, आप अपने घर में लाते होंगे 50 ठो फूल का गाछ, है ना, उसको लगा दिए अपने घर के बगान में, है ना, वाटिका में लगा दिए, गार्डन में लगा दिए, तो वो जो फूल लगा दिए आप, उसको क्या बोल दिए हम, क्रॉप्स बोल दिए। क्या फूल क्रॉप्स नहीं है, वो भी एक ही प्रकार का प्लांट है, लगा दिए, क्रॉप्स हो गया। आम गाछ, आम गाछ जानते हैं ना, आम का वृक्ष, मैंगो ट्री, ठीक है, मैंगो ट्री एक बहुत बड़े भूभाग में लगा दिए, कहीं भी दिख रहे हैं मैंगो ट्री, ठीक है, बहुत बड़ा भूभाग में है, क्या हो जाएगा, वो क्रॉप्स हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स लगाए जाते हैं, एप्पल्स का ट्री लगाया जाता है, वो क्या है, वो भी क्रॉप्स है। ठीक है, यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, व्हीट मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड ऑफ द व्हीट, यानी कि पूरे फील्ड में क्या होगा, सिर्फ गेहूं ही गेहूं होगा। उसके बाद देखिए, दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो। अब देखिए, हमारे देश में अलग अलग प्रकार के सीजन आते हैं, समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, ऑटमन सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, कभी कभी इन्हीं चीजों को रेनी सीजन भी कभी कभी बोलते हैं, है ना, मॉनसून जो आता है उसे रेनी सीजन बोलते हैं। तो अलग अलग सीजन में यहाँ पर भारत देश में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, क्रॉप्स लगाए जाते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि किस सीजन में किस प्रकार के क्रॉप्स लगाए जा रहे हैं, है ना, और यहां पर रीजन पर भी डिपेंड करता है, मतलब भारत के हर एक हिस्से पर चावल नहीं उगा सकते हैं हम, है ना, जैसे कि साउथ इंडिया आप जाइए, तमिलनाडु, चेन्नई, वहां पर केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब जगहों में चावल ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर वो क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है, उसमें ज्यादा हम लोग नहीं घुसेंगे, बस इतना जानिए, हर एक सीजन में यहां अलग अलग प्रकार के चीजें उगाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार का क्रॉप्स उगाया जाता है। ठीक है, the climate conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another, accordingly there is a rich variety of the crops grown। देखिए, प्लांट का उगना किस पर निर्भर करेगा, पानी पर, मिट्टी पर, और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर पर, और किस पर करेगा, टेम्परेचर पर। अगर आप धूप नहीं देंगे प्लांट को, क्या वो उग पाएगा, कभी होगा ही नहीं, उसको टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो किन किन चीजों की जरूरत है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, इन सब चीजों की जरूरत है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इन सब चीजों की इसे जरूरत होती है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का जरूरत होता है। तो हमारे भारत देश में बहुत अलग अलग प्रकार के, ये सब अलग अलग जगह पर अलग अलग इन तीनों चीजों की अधिकता मिलती है। कहीं पर वर्षा ज्यादा होता है, जैसे देखिए, क्या राजस्थान में बारिश होती है, नहीं होती है, लेकिन वही आप केरला ले लीजिए, बहुत बारिश होगी। वही आप नॉर्थ ईस्ट रीजन ले लीजिए, जैसे कि कौन सा होगी आपका, असम, मेघालय, इन सब जगह पे बहुत बारिश होती है। आपका बिहार में भी बहुत बारिश होता है, ठीक है, यूपी में भी बहुत बारिश होता है, दिल्ली में थोड़ी सी बारिश कम होती है ना। तो बारिश का जरूरत है, टेम्परेचर का जरूरत है। आप देखिए, साउथ जाइए, सालों भर वहां पर गर्मी ही रहती है, तो ऐसा पौधा होगा जो गर्मी में होता है ज्यादा, है ना, वहां पर उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि धूप लगातार वहां पर रहेगी, उसको उसके बाद वहां पर उसको क्या होगा, पानी भी प्रॉपर मिलेगी। तो इन सब चीजों पर हमारा देश में जो रेनफॉल है, टेम्परेचर है, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है, हर जगह पर सेम नहीं है, जिसके वजह से अलग अलग प्रकार के पौधे यहाँ पर उगाए जाते हैं। तो दो प्रकार का क्रॉप्स होता है, आप लोग ये ध्यान में रखिए, ठीक है। इसको जो हम ब्रॉड कैटेगरी में जो इसको डिवाइड करते हैं, दो प्रकार का क्रॉप्स होता है, एक होता है खारिफ क्रॉप्स और एक होता है राबी क्रॉप्स। कुछ भी नहीं है, खारिफ क्रॉप्स मतलब रेनी सीजन में जो हम क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, उसको खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। किसमें, रेनी सीजन में। रेनी सीजन मतलब बरसात के दिन में जो क्रॉप्स उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं, है ना। अब याद कैसे रखेंगे, खारिफ क्रॉप्स, देखिए, खा से खर्चा, खर्चा मतलब समझते हैं, व्यय, खर्चा हो गया मेरा आज पैसा। जब वर्षा का दिन होता है तो क्या होता है, पकौड़े बनाते हैं हम लोग, अरे चाय पकौड़े पिएंगे, चाय पकौड़े बनाने में खर्चा होता है ना, चाय पकौड़े बनाने में क्या होता है, खर्चा होता है। तो वो खर्चा कैसे पूरा करेंगे, तो धान बेचेंगे, है ना, यहाँ पर क्या बेचेंगे, भुट्टा, मेज, मकई बेचेंगे, सोयाबीन बेचेंगे, ग्राउंडनट बेचेंगे, कॉटन बेचेंगे, ये सब बेचकर पैसा आएगा और वो खर्चा करेंगे और पकौड़े और चाय बनाकर बरसा दिन में खा लेंगे। देखिए, याद हो गया होगा खारिफ क्रॉप्स, है ना। तो खारिफ क्रॉप्स कैसे याद करने का तरीका है, क्या करेंगे बताइए, धान, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सोयाबीन समझ रहे हैं ना, ग्राउंडनट जो खाते हैं आप लोग, वो
क्या कहते हैं उसको, मूंगफली, ग्राउंडनट, कॉटन, रुई, इन सबको बेच देंगे। अब बेच के जो पैसा आएगा उससे चाय और पकौड़े बरसात के दिन में खाएंगे, है ना, तो बरसात के दिन में खाएंगे। तो खारिफ क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आ जाते हैं, पैडी यानी धान, मकई, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट क्या हो गया, वही चिनिया बादाम जो बोलते हैं, वो खाते रहते हैं आप लोग फोड़ फोड़ के मूवी देखने के दौरान, ट्रेन में चलने के दौरान, और कॉटन हो गया। ये सब क्या है, ये सब खारिफ क्रॉप्स हैं। आप लोग यहां पर जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सा खारिफ क्रॉप्स है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है खारिफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं। तो पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब किस मंथ से किस मंथ तक खारिफ क्रॉप्स लगाया जाता है, तो ये जून से लेकर सितंबर तक। आप लोग जानते हैं बारिश भारत में कब होती है, जून से सितंबर तक। अक्टूबर में तो फिर खत्म हो जाता है, दुर्गा पूजा आ जाता है, खत्म हो जाता है बारिश। तो जून से लेकर सितंबर तक क्या कौन सा समय रहता है, वर्षा ऋतु रहता है भारत में। और बारिश ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, खारिफ क्रॉप्स लगाते हैं। यानी देखिएगा जब बारिश होगा, झमाझम बारिश होगा, उसमें क्या कर रहे होंगे, बहुत सारी महिलाएं होती हैं, वो धान लगा रही होती हैं, है ना। गांव घर में देखिएगा आप, धान लगा रही होती है, खेत में बहुत सारा डबाडब पानी रहता है, उसमें कादो में घुस जाएगी। कादो मतलब समझते हैं, कादो, कादो हम लोग बिहार में कादो बोलते हैं, कादो पंख, इंग्लिश वाले पंख, पंख, कादो, कीचड़, कीचड़, ठीक है, उसमें एकदम पैर धंसा हुआ रहता है, उसमें ऐसे बीनते रहते हैं, बीनते रहते हैं, ठीक है। तो ये वर्षा का दिन में होता है, ठीक है। तो ये हो गया राबी क्रॉप्स। अब सॉरी खारिफ क्रॉप्स। अब राबी क्रॉप्स क्या है, ये कब उगाया जाता है, तो विंटर, ठंडे दिनों में राबी क्रॉप्स, है ना, ठंडे दिनों में। तो अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च तक क्या रहता है, राबी क्रॉप्स उगाया जाता है, क्योंकि ठंडी रहती है, ठीक है। अक्टूबर से मार्च तक, है ना, आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। इसमें क्या उगाया जाता है, व्हीट यानी गेहूं, चना, मटर, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब समझते हैं, सरसों, और क्या हो जाता है, लिनसीड, तिल, तिल जो होता है ना, इन सब चीजों को उगाया जाता है। अब याद कैसे रखें, देखिए मेरा एक दोस्त था रबिया, है ना, मेरा गांव में एक दोस्त है रबिया, वो बहुत रोटी खाता था, वो सिर्फ रोटी ही खाते रहता था। तो मेरा दोस्त था रबिया, बहुत रोटी खाता था, तो रबिया से हो गया राबी क्रॉप्स, और रोटी से हो गया व्हीट, यानी कि व्हीट उगाया जाता है, चना उगाया जाता है ना। छोले खाते हैं ना, रोटी के साथ छोले भी खाते हैं बहुत आदमी। छोले किससे बनता है, ये बनता है चना से, और किससे बनता है, मटर से। और उसमें डालते क्या है, मस्टर्ड तो डालते हैं ना, तिल का तेल भी डालते हैं, और सरसों का भी तेल डालते हैं, है ना। तो रोटी के साथ, इसको कैसे याद रखेंगे सभी क्रॉप्स को, रोटी के साथ क्या खाते हैं, रोटी के साथ हम खाते हैं वो चने की सब्जी जो होती है वो खाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर घुमड़ी बोलते हैं, है ना। छोले खाते हैं, छोले, छोले में क्या डाला जाता है, या तो चना डालते हैं, या तो मटर डालते हैं, और उसके बाद मस्टर्ड डालते हैं यानी तिल का तेल डालते हैं, या तो उसमें सरसों का तेल डालते हैं। तो राबी क्रॉप्स हो गया। राबी क्रॉप्स कब से कब तक उगाया जाता है, ठंडे दिनों में। ठंडा दिन कब से आता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। क्या क्या उगाया जाएगा इसमें, गेहूं यानी रोटी, चना, पी, और क्या हो जाएगा, मस्टर्ड, तिल, ये सब राबी क्रॉप्स हो जाता है। अब देखिए अब कुछ समय आपका बचा होगा, मार्च से लेकर जून तक, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 3 महीना का समय होता है ना, 3 महीने का ये जो समय होता है, मार्च, अप्रैल और मई, इस 3 महीने के समय में एक प्रकार का क्रॉप्स लगाया जाता है जिसका नाम क्या है, जायद। क्या नाम है इसका, जायद। इसमें नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, जायद होता है, ठीक है, जायद। अब जायद में हम क्या लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, पल्सेस और वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। देखिए यहां हम हाईलाइट कर रखे हैं। तो जायद में पल्सेस और वेजिटेबल्स लगाया जाता है, ठीक है। तो ये समर एट द मेनी प्लेसेस, समर सीजन में ये किया जाता है, रेनी सीजन में नहीं, समर सीजन में। आई बात। तो क्रॉप्स के आधार पर, फसल लगाने के आधार पर हम 3 हिस्सों में पूरे क्रॉप ये सीजन को बांटते हैं। तो क्रॉप सीजन आप लोग कभी कभी बहुत सारे न्यूज में देखे होंगे, क्रॉप सीजन बोला जाता है। क्रॉप सीजन का मतलब है गर्मी, बरसात और ठंडी, यानी कि मार्च से लेकर जून तक, जून से लेकर सितंबर तक, और अक्टूबर से लेकर कहां तक, फिर मार्च तक। ये क्या हो जाता है, आपका ग्रोइंग सीजन हो जाता है। आई बात समझ में। ये हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अब पढ़ते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बताया ना एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में देखिए यहां पर क्या क्या चीज आता है। आज हम 2 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की
बात करेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फिर ये आपको बता देते हैं, ऑल दोज एक्टिविटी विच आर इन्वॉल्व इन द और ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर और द क्रॉप प्रोडक्शन, दिस इज नोन एज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वो सभी क्रियाएं जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन के समय की जाती हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है? जब भी हम कोई क्रॉप्स लगाते हैं उससे पहले सॉइल को तैयार करना पड़ता है, यानी मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। आप देखोगे किसान जब धान लगाता है ना, तो धान लगाने से पहले मिट्टी की जुताई करता है ना। मिट्टी के क्या करता है? जुताई करता है। जुताई करने के बाद इतने बड़े बड़े ढेलों निकल कर आ जाते हैं। ढेलों समझते हैं? बड़ा बड़ा मिट्टी का चकला, ठीक है, वो निकल कर आता है। फिर क्या करता है किसान? वो एक लेवलर होता है, बहुत बड़ा बांस कैसे बना हुआ होगा, उसको गाय भैंस से, किसे भैंस से या तो इसे बैल से बांध दिया जाता है और उस पर आदमी बैठ जाते हैं, चलते रहता है। उससे क्या होता है? खेत सौर हो जाता है। सौर का मतलब समझते हैं? बिल्कुल लेवल में आ जाता है, जितने बोल्डर्स होंगे बड़े बड़े फट जाते हैं। ये सब काम किस में किए जाते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, है ना। उसके बाद सोइंग। सोइंग मतलब क्या हो गया? बोना, ठीक है। किसको बोते हैं? जो क्रॉप्स होता है उसको बोते हैं। एडिंग मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर्स। बोने के बाद क्या करते हैं? मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या हो गया? कीटनाशक वगैरह छिटकते हैं, फर्टिलाइजर्स छिटकते हैं, जैसे यूरिया, पोटाश, ये सब हम डालते हैं उसमें। फिर इरिगेट करते हैं उसको, यानी कि उसमें पानी डालते हैं हम। फिर क्या करते हैं? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स। वीड्स मतलब समझते हैं? देखिएगा कहीं भी आप कुछ लगाइए, मुंह उठाकर एक घास उगाएगा उस पर। तो घास क्या है? वो अनचाहा प्रोडक्ट है, उसको हम लगाए नहीं थे, हम तो गेहूं लगाए हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारा घास आ जाता है, तो वीड्स को भी हटाया जाता है। तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसके बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई बुआई काटना उसको। मान लिए धान पक गया, गेहूं पक गया तो उसको काटेंगे, आम पक गया तो उसको काटेंगे, है ना। सेब हो गया तैयार तो उसको तोड़ेंगे वहां से, इसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। और उसके बाद स्टोरेज। स्टोरेज मतलब उसको स्टोर भी तो करना है, ऐसा थोड़ी है उसको तोड़कर कहीं बहा देंगे खेत में, ऐसा थोड़ी है, उसको स्टोर करेंगे। ये 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो आपके एग्जाम में सीधे मुंह उठाकर आ जाएंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, और आपको जवाब देना पड़ेगा। यदि आप मेरा वीडियो देखे हैं, जीएस सिंपलर पर जुड़े हुए हैं, तो आप कर ले जाइएगा ये सातों। कौन कौन सा? याद करिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले किसान क्या करेगा? सॉइल का प्रिपरेशन करेगा। उसके बाद क्या करेगा? बोएगा। फिर क्या करेगा? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालेगा। फिर इरिगेशन करेगा, उसमें पानी डालेगा। पानी डालने के बाद उसको वीड्स, घास वगैरह जो होगा उसको उखाड़ कर फेंकेगा। उसके बाद हार्वेस्टिंग, कटाई करेगा और फिर स्टोर करके उसके बाद बेचकर किसान खुश हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा उसका इनकम। आई बात समझ में? लेकिन हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। 2 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉरी, 2 यहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग क्रॉप। जब हम फसल लगाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे? मिट्टी को हम क्या करते हैं? टर्न करते हैं। टर्न मतलब समझते हैं? कहीं पर मिट्टी है उसको अंदर का मिट्टी को ऊपर ला दिए और नीचे, और जो ऊपर का मिट्टी है उसको नीचे भेज दिया, उसको बोलते हैं टर्निंग ऑफ द सॉइल। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए सॉइल है, इसको कोड़ दिए, कोड़ के घुमा दिए, इसे टर्निंग हो गया ना। जो नीचे का मिट्टी था वो ऊपर आ गया, ऊपर का जो मिट्टी था नीचे चले गया, इसको बोलते हैं टर्निंग ऑफ द सॉइल। और दूसरा बोलते हैं लूजनिंग। अरे भाई हार्ड कहीं पर, अब क्या सीमेंट का बना हुआ पक्की पर कभी क्रॉप्स लगा सकते हैं क्या? नहीं। उसी प्रकार से कभी कभी मिट्टी क्या होता है, वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, तो उसको लूजन करते हैं। लूजन मतलब उसको ढील करते हैं, है ना। जैसे मोटा मोटा आदमी, देखिए एक बॉडी बिल्डर आदमी होता है, बॉडी बिल्डर एकदम सख्त चुस्त दुरुस्त होगा एकदम, है ना, लेकिन एकदम उसको उसका लूजन का आप दिखना चाहते हैं, मतलब ढील ढाल आदमी, तो देख लीजिए रोज पिज्जा बर्गर खाता है, एकदम ढील ढाल हो जाता है, एकदम इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, ऐसे करके। आई बात समझ में? तो ढील करना, लूजन करना, मिट्टी को टर्न करना और लूज करना, ये क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आता है। क्यों करना चाहिए हमें ऐसा? क्यों हमें सॉइल को टर्न करना चाहिए? क्यों हमें मिट्टी को लूज करना चाहिए? इसको करने से क्या होते हैं समझते हैं। जो प्लांट्स होता है उसका रूट्स होता है, अगर आप कड़े मिट्टी में, सख्त मिट्टी में
उसको बो देते हैं तो जड़ जो उसका है वो ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगा। याद रखिए, जड़ जितना अंदर तक जाएगा न्यूट्रिएंट्स उतने अच्छे से वो रिसीव करेगा, यानी वाटर अच्छे से रिसीव करेगा वो, है ना, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से रिसीव करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जड़ ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया तो क्या वो कर पाएगा? तो नहीं। तो यहां पर इसीलिए मिट्टी को लूज किया जाता है ताकि जड़ अंदर तक जाए, बहुत अंदर तक जाए, और वो क्या करे, वहां से पर्याप्त मात्रा में जो प्लांट को ग्रो होने के लिए चीजें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो उसको अच्छे से मिल पाए। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली। और दूसरा बात क्या, जो रूट्स होता है उसको वो भी तो ब्रीदिंग करता है। ऐसा थोड़ी है रूट्स अंदर में बिना ब्रीदिंग के, बिना एयर के। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, जो बाबा रामदेव करते हैं, हम देखें आप लोग, वही है ब्रीदिंग। सांस लेते हैं हम लोग, नॉर्मली भी बैठे हैं तो सांस ले रहे हैं, इसको ब्रीदिंग करते हैं। उसी प्रकार से जड़ भी क्या करता है, ब्रीदिंग करता है। कहां से वो ब्रीदिंग करता है? मिट्टी के अंदर क्या कहीं से वो एयर जाता है? तो देखिए, जब मिट्टी सख्त होती है ना तो एयर नहीं जा पाता है, जब मिट्टी ढील होती है तो जगह बन जाता है, और जगह बन जाता है तो एटमॉस्फेयर से वो एयर उसमें चले जाता है मिट्टी में, और फिर मिट्टी से एयर जड़ खींच लेते हैं। तो ये हो गया ब्रीदिंग। ठीक है, तो दो कारण हो गया क्यों हम मिट्टी, अगर एग्जाम में आ जाए क्यों मिट्टी को टर्न किया जाता है, ठीक है, या उसको लूज किया जाता है, तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण इसका क्या है, लूज करने का क्या कारण है, जड़ बहुत अंदर तक जाएगा, डीप तक पेनिट्रेट करेगा। और दूसरा क्या कारण है इसका, दूसरा कारण है कि जड़ सांस अच्छे से ले पाएगा, यानी रूट्स जो है वो अच्छे से सांस ले पाएगा, ब्रीद कर पाएगा। आई बात समझ में? द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थ फॉर्म्स। जब सॉइल लूज होता है, तीसरा है ये। पहला क्या बताएं हम, ध्यान से आप लोग देखिएगा, पहला क्या बताएं कि यहां पर डीप पेनिट्रेशन होगा। क्या होगा? डीप पेनिट्रेशन होगा ऑफ रूट्स। किसका? रूट्स का। रूट्स का क्या होगा? डीप पेनिट्रेशन होगा। दूसरा क्या बोले हम? ब्रीदिंग करेगा। ब्रीदिंग करेगा, ठीक है, ब्रीद। तीसरा हम क्या बोले आपको? अर्थवॉर्म्स उगेगा उसमें। अर्थवॉर्म्स उगेगा। अर्थवॉर्म्स का मतलब समझते हैं? उसको बिहारी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं जोक्टी। वो ऐसे ऐसे करके चलेगा, यूं 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 ऐसे करके चलेगा। फिर से देखिए, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है, ये ऐसे 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 करके चलेगा। जोक्टी देखकर बड़ी घिन आता है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, वो सॉइल को ऑटोमेटिकली लूज करता है। आप लोग कहीं पर देखिएगा, सॉइल को क्या करेगा, वो एकदम कोड़ देगा, एकदम जिस प्रकार से हम लूज करते हैं उसको कोड़ कोड़ के उसी प्रकार से वो लूज कर देता है सॉइल को। इसलिए उसे फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, फार्मर्स का दोस्त बोला जाता है। अगर हमारे लिए हम कोई काम करते हैं, कोई दूसरा आदमी हमारे लिए वो काम कर दे, हम उसको बोलते हैं तुम तो मेरे दोस्त हो। उसी प्रकार से फार्मर्स जो कि कोड़ते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं, टर्न करते हैं, यही काम कौन कर देता है? ये अर्थवॉर्म्स कर देता है। इसलिए अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। तो द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं, और अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उसको ग्रो करने के लिए एक बेहतर कंडीशन प्रोवाइड करता है लूजन्ड सॉइल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आएगा। हर जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है। जब सॉइल लूजन्ड होगा, ठीक है, ढील ढाल होगा, कोड़ा हुआ होगा वो, तो उसमें एयर अच्छे से आएगा। और जब एयर अच्छे से आएगा तो वहां पर जो भी छोटे मोटे जीव हैं जो कि डिकम्पोज करेंगे, उसमें ह्यूमस प्रदान करेंगे, वो सब अच्छे से सांस ले पाते हैं और ऑक्सीजन ले पाते हैं, जिसके कारण उसका अच्छे से ग्रोथ होता है। क्लियर है बातें आप लोगों को? तो क्यों इसको करना चाहिए? तो पहला डीप पेनिट्रेशन के लिए, दूसरा ब्रीदिंग के लिए, तीसरा अर्थवॉर्म्स उसमें उत्पन्न हो और माइक्रोब्स उत्पन्न हो। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या होते हैं? ये फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के। सिंस, क्यों? दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड्स ह्यूमस टू इट। जो सॉइल है बताएं अभी, उसको और भी क्या करते हैं? लूज कर देते हैं ये सब अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स, ये सब, और ह्यूमस प्रदान करते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है एक एसेंशियल प्रोडक्ट होता है ये किसी मिट्टी का, जो कि मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए,
आप लोग जानते होंगे कि प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे वाटर, एयर, डेड प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने का सड़ गल जाते हैं, उसी में सड़ गल जाने के बाद क्या होते हैं, सॉइल को क्या करते हैं वो इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स, सॉइल को क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं उसको, उसमें डेड ऑर्गेनिजम्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें कार्बन पाया जा रहा है, उसमें आपका प्रोटीन पाया जा रहा है, यानी कि नाइट्रोजन पाया जा रहा है, तो वो जब मर जाता है ना तो वो फिर सॉइल में ही चले जाता है, ठीक है। Since only a few centimeter of the top layers of the soil supports plant growth, turning and loosening of the soil brings the nutrients rich soil to the top so that the plants can use these nutrients। बात को समझिए, क्या बोले हम यहाँ पर, टर्निंग क्यों करना चाहिए, पहला कारण डीप पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स, जो जड़ है अंदर तक जाए। दूसरा, ब्रीदिंग करे, सांस ले अच्छे से। तीसरा, अर्थवॉर्म्स और जो माइक्रोब्स हैं जो उसको ह्यूमस प्रोवाइड कराएंगे, उनका भी अच्छे से उसमें क्या हो, विकास हो। चौथा, जब हम अंदर का सॉइल बाहर लाते हैं, टर्न करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल ऊपर हो जाते हैं, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल ऊपर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। एंड लूजिंग सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल जो है वो ऊपर आ जाते हैं और प्लांट इसको अच्छे से यूज कर पाते हैं। आई बात समझ में। तो ये सब 3-4 कारण है क्यों करना चाहिए। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई आर द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 4 बातें बोलेंगे। पहला, क्या रूट्स जो है वो अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, जमीन के बहुत अंदर तक जाएगा, जिसके कारण वहां से वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर पाएगा। दूसरा कारण क्या है यहाँ पर, फर्स्ट हो गया। सेकंड कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एयर अच्छे से मिल पाएगा, है ना, एयर अच्छे से जा पाएगा, मिट्टी में अच्छे से एयर जा पाएगा और रूट्स अच्छे से तब ब्रीथ कर पाएगा। तीसरा क्या बताएं, जो अर्थवॉर्म्स हैं और माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, जिसके कारण मिट्टी को वो लूज करेंगे, फर्दर वो लूज करेंगे, ठीक है, जिसके कारण उसमें ह्यूमस प्रोवाइड होगा। चौथा कारण आपको हम क्या बताएं कि न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल जो होगा वो नीचे से ऊपर आएगा, टॉप आएगा और प्लांट्स अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर पाएंगे। अब क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम यहां पर, चलिए यहां तक आज आप लोग रखिए। देखिए धीरे धीरे ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मुझे समझाने का बहुत आदत है। मैं आपको जितना समझाऊंगा ना, आपको क्लास यही याद हो जाएगी, आपको घर में याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग वहां पर जुड़ जाइए और वहां से ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। यदि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, यदि आपको मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है, समझ आता है, तो आप लोग यहां पर जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए, क्योंकि हम आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका क्या पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, यानी कि टिलिंग और प्लोइंग, यानी कि कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, 7 के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ज्यादा लंबा क्लास को नहीं ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।